हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अपने यूट्यूब परिवार अरुण अकेडमी में। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे सामाजिक विज्ञान यानी कि एसएसटी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न। जितने भी 2011 से 2024 अब तक जितने प्रीवियस ईयर एग्जामों में ट्रेंड किया हुआ प्रश्न है, सब के सब एक सेट के माध्यम से हम लोग कर रहे हैं। आज का सेट नंबर 10वां है। अगर इससे पहले और वीडियो हमारे नहीं देखे हैं तो जाकर प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। बहुत ही शानदार तरीके से हर एक सब्जेक्ट की प्रीवियस ईयर और मैराथन क्लास चल रही है, बहुत ही शानदार तरीके से। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों। देखिए, इंडस शब्द को संस्कृत में डैश कहा जाता है। क्या इंडस को हिंदोस कहा जाता था संस्कृत में, या इंडोस, या सिंधु, या भारत। तो ऑप्शन नंबर 3 हम लोग लॉक कर देंगे। इंडस शब्द को संस्कृत में कहा जाता है सिंधु। यह जो सिंधु भारतीय महाद्वीप की एक अत्यंत महत्वपूर्ण नदी है। ये क्या है जो सिंधु है, ये सिंधु नदी एक भारतीय महाद्वीप की अत्यंत महत्वपूर्ण नदी है। यह नदी भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम भाग से होकर बहती है। यह तिब्बत के निकट यानी कि मानसरोवर झील के समीप सिनबाक नामक जलधारा से निकलती है। और इसकी लंबाई किसकी, जो सिंधु नदी है, मतलब सिंधु नदी के नाम पर ही ये सिंधु इंडस शब्द को संस्कृत में कहा जाता है और उसी से शब्द बना गया है। और इस सिंधु नदी की जो लंबाई है 2880, कितनी, 2880 किलोमीटर दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर सिंधु हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा महापाषाण युगीन स्थल है। तो कौन सा महापाषाण युगीन स्थल है, क्या ब्रह्मगिरी है, या दाउजली हेडिंग है, या भीमबेटका है, या मेहरगढ़ है। तो ऑप्शन नंबर पहला हम लोग लॉक कर देंगे, ब्रह्मगिरी। ये जो ब्रह्मगिरी क्या है दोस्तों, ये कर्नाटक राज्य के चित्रदुर्ग जनपद में स्थित है। जो ये ब्रह्मगिरी है, ये कर्नाटक राज्य के चित्रदुर्ग जनपद में स्थित है। इसी क्षेत्र में सिद्धापुर नामक ग्राम भी है। इसमें ब्रह्मगिरी में एक सिद्धापुर नामक ग्राम भी है, जहाँ मतलब यानी कि यही दोस्तों सम्राट अशोक के शिलालेख प्राप्त हुए हैं। ब्रह्मगिरी वह स्थान है जहां सर्वप्रथम दक्षिण भारत में पाषाण युग की शुरुआत के चिन्ह से लेकर आध ऐतिहासिक काल के आरंभ तक की मानव संस्कृति के अनेक चरणों के अवशेष प्राप्त मिले हैं। तो वही है कि कौन सा महापाषाण युगीन स्थल है, तो ब्रह्मगिरी। तो ऑप्शन नंबर पहला हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन रजिया सुल्तान के दरबार में एक इतिहासकार यानी कि मिन्हाज ए सिराज के संबंध में सही है। तो देख लेते हैं किसके संबंध में सही है। तो कथन ए क्या कह रहा है। उसने स्वीकार किया है कि रजिया अपने सभी भाइयों से अधिक योग्य और सक्षम थी। बिल्कुल, देखिए 13वीं सदी के फारसी इतिहासकार मिन्हाज ए सिराज दिल्ली के क्या थे, एक मालुक सल्तनत संबंधित थे। ये गुलाम वंश के शासक नसरुद्दीन महमूद के शासनकाल में सक्रिय करते थे। कौन, मिन्हाज ए सिराज। और मिन्हाज ए सिराज ने इसी बात को स्वीकार किया था कि रजिया अपने सभी भाइयों से अधिक योग्य सक्षम थी। तो कथन ए हमारा सत्य हो गया। बी कथन क्या कह रहा है, वह एक रानी को शासक के रूप में मान्यता नहीं दे पा रहा था। तो सही विकल्प चुने। तो दोस्तों सही बात है, वो एक रानी को मतलब एक फीमेल यानी कि लड़की होने के कारण वह रानी को शासक के रूप में मान्यता नहीं दे पा रहा था। तो कथन ए और कथन बी भी सत्य है। तो ऑप्शन नंबर 3 हम लोग का लॉक हो जाएगा। ए और बी क्या है, तो ए और बी दोनों सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। दिल्ली की वास्तुकला के इतिहास की कक्षा में चर्चा के समय शिक्षक को जोर देना चाहिए। तो शिक्षक को जोर देना चाहिए, तो देख लेते हैं क्या है। ये क्या कह रहा है, साम्राज्यिक दावे और प्रभुत्व पर, साम्राज्यिक दावे और प्रभुत्व पर। बी पुरानी वास्तुकला की तुलना में शैलीगत उत्कृष्ट पर। तो ऑप्शन नंबर इसमें दोस्तों केवल और केवल ए प्रासंगिक है। तो केवल और केवल ए सत्य है, बी सही नहीं है। दिल्ली में बनने वाली ये पहली मुस्लिम इमारत थी। इसमें कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद थी। जो दिल्ली की वास्तुकला थे दोस्तों, दिल्ली में तो पहली मुस्लिम इमारत कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद थी। तो साम्राज्यिक दावे और प्रभुत्व पर ये क्या है, ये सत्य है।
और इसमें पुरानी वास्तुकला की तुलना में शैलीगत उत्कृष्टता थी, तुलना की बात नहीं है। तो बी गलत हो जाएगा, ए सत्य है। तो ऑप्शन नंबर ए हम लोग का पहला राइट हो जाएगा, केवल ये प्रासंगिक है। जितने भी ये क्वेश्चन है दोस्तों सब के सब प्रीवियस ईयर एग्जामों में ट्रेंड किया हुआ प्रश्न है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ब्राह्मणों को सामिस भोजन यानी कि कथन ए, ब्राह्मणों को सामिस भोजन करने की अनुमति नहीं थी। तो सामिस भोजन, ये सामिस होता क्या है दोस्तों, वही सामिस होता है जो मांस एवं मदिरा इसके अंतर्गत आते हैं। तो ब्राह्मणों को सामिस भोजन करने की अनुमति नहीं थी। बिल्कुल दोस्तों, ब्राह्मणों को मांस मदिरा ये सब भोजन करने की अनुमति नहीं थी। तो कथन बी क्या कह रहा है, वृद्ध धर्म पुराण जो बंगाल में रचित 13वीं शताब्दी का संस्कृत ग्रंथ है ने स्थानीय ब्राह्मणों को कुछ विशेष किस्मों की मछली खाने की अनुमति दे दी थी। बिल्कुल, जो ब्राह्मण थे, जो बृहद धर्म पुराण एक धार्मिक ग्रंथ है दोस्तों, जो ब्राह्मण को बंगाल में एक विशेष प्रकार की मछली सेवन करने की अनुमति देता है। तो बी भी सत्य हो जाएगा, यानी कि ए और बी दोनों के दोनों सही है। तो ऑप्शन नंबर 4 हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने भारत पर पुनः नियंत्रण पाने के लिए निम्नलिखित बदलाव किए। तो निम्नलिखित बदलाव किए, देख लेते हैं वो कौन कौन है। देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य को हस्तांतरित किए गए। बिल्कुल सत्य है दोस्तों। 1857 में ये क्या है दोस्तों, इसको जैसे कि 1857 इनके दिया था कि जिसके सभी नीतियों में सतर्कता के साथ दिखाई दे, जैसे कि इसी के अंतर्गत यानी कि 1857 के अंतर्गत दोस्तों क्या हुआ, इस भारत शासन अधिनियम एक 1858 पारित हुआ। क्या 1858 पारित हुआ। 1858 अधिनियम के तहत कंपनी को उत्तरदायित्व से मुक्त कर दिया गया। क्या इसी के अंतर्गत यानी कि 1857 में और इसी के अंतर्गत भारत शासन अधिनियम 1858 को पारित कर कंपनी को उत्तरदायित्व से मुक्त कर दिया और ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य को हस्तांतरित कर दिए थे। तो बी क्या कह रहा है, ये तो हमारा सत्य हो जाएगा। भारतीय सिपाहियों को संतुष्ट करने के लिए अनुपात को बढ़ाया नहीं, अनुपात को बढ़ाया नहीं गया, गलत हो जाएगा। सी क्या कह रहा है, खेतिहरों को भूस्वामी से सुरक्षित रखने के लिए नीतियां बनाई गई नहीं, नीतियां कोई उन लोग को खेतिहरों को भूस्वामी के लिए कोई नीतियां नहीं बनाई गई थी। डी अंग्रेजों ने भारत के लोगों के धार्मिक और सामाजिक रीति रिवाजों का सम्मान करने का निर्णय किया। बिल्कुल सत्य है। जो डी है दोस्तों, अंग्रेजों ने भारत के लोगों को धार्मिक और सामाजिक रीति रिवाजों का सम्मान करने का निर्णय किया, जिसके अंतर्गत अंग्रेजों ने भारतीय धर्म ग्रंथों का अंग्रेजी में अनुवाद कर उसके बहुत सारे तथ्यों को शासन में क्या किया, जोड़ा। तो यानी कि डी भी हमारा सत्य हो जाएगा और बी और सी गलत है। तो ए और डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 हम लोग का राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1720 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने इंग्लैंड में भारत के छापे गए सूती कपड़े छींट के इस्तेमाल पर पाबंदी लगाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कानून पारित किया। क्या सूती अधिनियम या कैलिको अधिनियम या छींट अधिनियम या भारत व्यापार अधिनियम। तो ऑप्शन नंबर 2 हम लोग लॉक कर देंगे, कैलिको अधिनियम। ये जो सूती वस्त्र है दोस्तों, जिसे पुर्तगाली मसालों के साथ यूरोप वापस ले गए थे, उसे कैलिको कहा जाता है। कैलिको यानी कि कालीकट से प्राप्त की गई, उसी को कैलिको कहते थे। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, कैलिको अधिनियम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प का चयन करें। कथन ए देखिए क्या कह रहा है, कथन ए, बिरसा मुंडा ने अंग्रेजी सरकार, हिंदू भूस्वामी और महाजनों और मशीनरियों का सहयोग किया। नहीं दोस्तों, यहाँ पे जो बिरसा मुंडा थे वो अंग्रेजी सरकार, हिंदू भूस्वामी महाजनों का इनका सहयोग नहीं किया बल्कि इनका विरोध किया था। तो यानी कथन ए हमारा गलत हो जाएगा। कथन बी क्या कह रहा है, अंग्रेजों की भू नीतियां मुंडाओं की परंपरागत भूमि व्यवस्था को नष्ट कर रही थी। हिंदू भूस्वामी और महाजन मुंडाओं की जमीन छीनते जा रहे थे और मिशनरियों मुंडाओं की परंपरागत संस्कृति की आलोचना करते थे। तो बिल्कुल सत्य हो जाएगा, यानी कि बी क्या है दोस्तों, हमारा बी सत्य है, ए हमारा क्या है, गलत है।
क्योंकि उन्होंने इन सब का विरोध किया था, सहयोग नहीं किया था, साथ नहीं किया था। तो दोस्तों ए गलत हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। ए गलत है किंतु बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए अलीगढ़ आंदोलन का आरंभ कब हुआ था? क्या 1865 में, या 1875 ईस्वी में, या 1885 ईस्वी, या 1895 ईस्वी में? तो अलीगढ़ आंदोलन का आरंभ 1875 ईस्वी में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर 2 हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। अलीगढ़ आंदोलन, ये जो आंदोलन है दोस्तों, इस आंदोलन के अनुसार यानी कि अलीगढ़ आंदोलन के अनुसार मुस्लिम शिक्षा में वैज्ञानिक दृष्टिकोण, रोजगार उन्मुख शिक्षा पर बल दिया गया ताकि मुस्लिम समाज की दशा में सुधार हो सके। इस आंदोलन की शुरुआत सर सैयद अहमद खां द्वारा की गई थी। किसकी? अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? तो सर सैयद अहमद खां के द्वारा। और कब की गई थी? तो 1875 ईस्वी में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किसने आर्य समाज की स्थापना की? तो राजा राम मोहन राय ने, या ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने, या स्वामी विवेकानंद ने, या स्वामी दयानंद सरस्वती ने? तो सर सैयद ये आर्य समाज की स्थापना किसने किए थे? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने किए थे। तो ऑप्शन नंबर 4 हम लोग लॉक कर देंगे, स्वामी दयानंद सरस्वती। आर्य समाज की स्थापना कब की गई थी? तो 1875 ईस्वी में। कब की गई थी दोस्तों? 1875 ईस्वी में। और ये मुंबई में की गई थी। किसमें? मुंबई में स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी। इस संगठन का उद्देश्य दोस्तों क्या था? हिंदू धर्म में व्याप्त कुरीतियों का उन्मूलन कर उनमें सुधार लाना था। जैसे हिंदू धर्म में व्याप्त जातीय भेदभाव का विरोध, विधवा पुनर्विवाह का समर्थन, महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने जैसे इसके लक्ष्य थे। तो ऑप्शन नंबर 2 हम चौथा राइट आंसर हो जाएगा, स्वामी दयानंद सरस्वती दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको मिलान करना है और इसका ऑप्शन यहाँ पे है। तो देख लेते हैं कौन कौन इसका कैसे कैसे मिलान करना है। देखिए यंग बंगाल मूवमेंट, तो यंग बंगाल मूवमेंट ने ये यंग बंगाल मूवमेंट की स्थापना हेनरी डेरोजियो ने की थी। किसने की थी? तो हेनरी डेरोजियो ने। तो ए का हमारा चौथा हो जाएगा, हेनरी डेरोजियो ने। और रामकृष्ण मिशन यानी कि रामकृष्ण की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने कब किए थे? 1897 ईस्वी में। तो रामकृष्ण की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने किए थे। कब किए थे? 1897 में किए थे। तो बी का दूसरा हो जाएगा। अलीगढ़ आंदोलन, अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत 1875 ईस्वी में सर सैयद अहमद खान द्वारा की गई थी। तो यहाँ पे सी का पहला हो जाएगा। और स्वाभिमान आंदोलन की वर्ष 1925 में रामा स्वामी पेरियार यानी कि डी का चौथा हो जाएगा। तो दोस्तों यंग बंगाल मूवमेंट ए का चौथा, किसका? ए का चौथा, बी का तीसरा, सी का पहला, डी का दूसरा। देख लेते हैं किसमें है दोस्तों। देखिए खोज लेते हैं ए का चौथा। पहले हम लोग देखेंगे ए का चौथा किसमें है। तो ऑप्शन नंबर सी पर सिर्फ चौथे में मिला है। तो ये हमारा लॉक हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए निम्नलिखित कथनों पर विचार करें तथा उपयुक्त विकल्प चुने। कथन ए, पाकिस्तान की अपनी मांग मनवाने के लिए मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त कब? मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाने का आह्वान किया। कथन बी क्या कह रहा है, कैबिनेट मिशन स्वतंत्र भारत के लिए एक उपयुक्त राजनीतिक बंदोबस्त करने में जो कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों को स्वीकार हो सुझाव में सफल हो गए। तो यहाँ पे दोस्तों ये सही है किंतु बी गलत है। देखिए ये जो पाकिस्तान की अपनी मांग मनवाने के लिए मुस्लिम लीग की जो काउंसलिंग हुई थी 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस की घोषणा की। इस घोषणा का लक्ष्य पाकिस्तान को मांग को सफल बनाना था। साथ ही जो ये कैबिनेट मिशन है, कैबिनेट मिशन वर्ष यानी कि 1946 में दोस्तों, कैबिनेट मिशन कब? 1946 में भारत आया। और इसका भारत आने का प्रमुख उद्देश्य जो कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के मध्य विवादों को सुलझाने एवं राजनीतिक बंदोबस्त करना नहीं था। कैबिनेट मिशन आने का इनका ये मेन मकसद था, बल्कि भारत में संविधान निर्माण की प्रक्रिया पर विचार विमर्श किया जाए, ना कि इन लोगों को सुलझाने का, मुस्लिम और हिंदू की। तो कथन बी गलत हो जाएगा। ए सत्य है, ए सही है किंतु बी गलत है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महिलाओं की सहभागिता के संदर्भ में कथन ए और बी पर विचार कीजिए। कथन ए, बड़ी संख्या में महिलाओं ने महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए सविनय अवज्ञा आंदोलन में हिस्सा लिया, बिल्कुल सत्य है। कथन ए क्या है, जैसे कि मान लीजिए महात्मा गांधी ने क्या कि 12 मार्च 1930 को साबरमती में सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की और इस आंदोलन के दौरान शहरी और ग्रामीण महिलाओं ने बड़ी संख्या में भाग लिए और गिरफ्तारी भी हुई। तो कथन ए हमारा सत्य हो जाएगा। कथन बी देख लेते हैं। अंग्रेजी अधिकारियों तथा राष्ट्रवादी भारतीयों दोनों ने यह महसूस किया कि आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी ने राष्ट्रीय आंदोलन को बहुत ताकत दी। बिल्कुल, यानी कि ए और बी दोनों सत्य हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ए और बी क्या है, दोनों के दोनों सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। संविधान सभा की बैठकें किस यानी किन स्थान या स्थानों पर हुई थी। तो संविधान सभा की बैठकें नई दिल्ली, कलकत्ता, बॉम्बे या मद्रास। तो हम लोग ऑप्शन नंबर पहला लॉक कर देंगे। संविधान सभा की बैठक सिर्फ और सिर्फ नई दिल्ली में हुई थी। कब हुई थी? नई दिल्ली में। और संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। और दूसरी बैठक कब हुई थी? इसके जस्ट 2 दिन बाद, यानी कि 11 दिसंबर 1946 को। तो ऑप्शन नंबर पहला हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा, केवल ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। निम्न में से कौन से कथन सही है? बाह्य ग्रह चट्टाने से बने हैं, बाह्य ग्रह आकार में छोटे हैं, आंतरिक ग्रह सूर्य से बहुत दूर हैं, या आंतरिक ग्रह चट्टानों से बने हैं। तो ऑप्शन नंबर हम लोग का चौथा लॉक हो जाएगा। आंतरिक ग्रह क्या है? चट्टानों से बने हैं। जैसे सूर्य और क्षुद्र ग्रह के क्षेत्र के मध्य स्थित जो ग्रहों को आंतरिक ग्रह कहा जाता है। आंतरिक ग्रहों में जैसे बुध हुआ, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। जैसे कि मान लीजिए हमारा सूर्य है, ये यहाँ पे बुध है, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। तो ये चारों को चारों क्या है? ये आंतरिक ग्रह है। और बीच में ये सब क्षुद्र ग्रह है। फिर बृहस्पति, शनि, वरुण। तो ये बाहरी ग्रह है, ये आंतरिक ग्रह है। तो आंतरिक ग्रह में बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल आते हैं। तो वही है कि सूर्य और क्षुद्र ग्रह के मध्य स्थित ग्रहों को आंतरिक ग्रह कहा जाता है। ये क्षुद्र ग्रह आते हैं। बाह्य ग्रह और आंतरिक ग्रह के बीच में क्षुद्र ग्रह, और क्षुद्र ग्रह और सूर्य के बीच में ये सब आंतरिक ग्रह आते हैं। आंतरिक ग्रह में कौन है? बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। तो आंतरिक ग्रह चट्टानों से बने हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन यहाँ पे है, इसको मिलान यहाँ पे करना है, पुट देखना है। तो देख लेते हैं। अंटार्कटिका में शोध केंद्र। तो देखिए, जो अंटार्कटिका में शोध केंद्र है, क्या वो किसमें है दोस्तों? तो ए का हम लोग का हो जाएगा चौथा, दक्षिणी गंगोत्री। दक्षिणी गंगोत्री अंटार्कटिका में भारत का प्रथम शोध केंद्र है, जो भारतीय ज्ञान और अनुसंधान को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से वर्ष 1984 में, कब? 1984 में स्थापित किया गया था। विश्व की सबसे लंबी नदी। तो विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी, यानी कि बी का पहला हो जाएगा। विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है। यह विक्टोरिया झील से निकलकर भूमध्य सागर में भी गिरती है। जो नील नदी है, यह विक्टोरिया झील से निकलकर भूमध्य सागर में गिरती है। विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन नदी, यानी कि सी का तीसरा हो जाएगा। तो विश्व की जो सबसे बड़ी नदी या चौड़ी नदी होती है वो अमेजन नदी है। यह लैगा बिलफेरा से निकलकर अटलांटिक महासागर में गिरती है। इसमें दोस्तों अटलांटिक महासागर में गिरती है और भूमध्य सागर में नील नदी गिरती है। और तो डी बच गया। एक, उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका के बीच संकरी भूमि, यानी कि पनामा जल संधि। तो ए का हमारा चौथा हो जाएगा, बी का हमारा हो जाएगा पहला। देख लेते हैं ए का चौथा, बी का पहला किसमें है? ए का चौथा, बी का पहला, यानी कि इसमें ऑप्शन नंबर 4 हम लोग लॉक कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। विषुवत वृत्त के बारे में दिए गए निम्न कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चुनाव कीजिए। तो देख लेते हैं कौन सा सही है। विषुवत वृत्त एक ग्लोब पर खींची गई वास्तविक रेखा है
जो ग्लोब को दो भागों में बांटती है, नहीं, गलत हो जाएगा। विषुवत वृत्त पर ग्लोब पर खींची गई वास्तविक रेखा नहीं, काल्पनिक रेखा है दोस्तों। तो यानी कि ये हमारा गलत हो गया। विषुवत वृत्त से सबसे लंबा अक्षांश है। तो क्या विषुवत वृत्त के जो है दोस्तों सबसे लंबा अक्षांश है? बिल्कुल, हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए हमारी पृथ्वी है, ये बीचों बीच से जो घिर जाती है भूमध्य रेखा, इसी को 0 डिग्री या विषुवत रेखा कहते हैं। तो ये सबसे क्या है? सबसे लंबा अक्षांश है। तो यही हमारा राइट आंसर हो गया, बी हो गया। सी देख लेते हैं। विषुवत वृत्त 180 अक्षांश का होती है? नहीं, ये 0 डिग्री की होती है। तो यानी कि केवल और बी, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। केवल बी हमारा सत्य है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। यामोत्तरों के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यामोत्तर, तो यामोत्तर क्या कौन होते हैं देख लेते हैं। यामोत्तर क्या देशांतरीय रेखाएं होते हैं? बिल्कुल सत्य। जो ये हमारी ग्लोब है, ये जो यामोत्तर रेखा आती है, यही क्या होती है? यही देशांतर रेखा कहलाती हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये सत्य हो गया। विषुवत वृत्त के समांतर रेखाएं होती हैं क्या? जो यामोत्तर, ये देशांतरी रेखाएं इसी को कहते हैं। क्या विषुवत वृत्त के समांतर होती है? नहीं। जैसे मान लीजिए ये है, ये मात्र आपका लंबवत आता है, अब विषुवत रेखा ऐसे समांतर गया है, तो क्या उसके समांतर है? नहीं है, यानी कि बी हमारा गलत हो गया। ये अर्धवृत्त हैं तथा उनके बीच की दूरी ध्रुवों की तरफ घटती जाती है, ध्रुवों पर शून्य है। बिल्कुल सत्य, यानी कि हमारा सी भी सत्य हो गया। यानी कि ए और सी सत्य है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ए और सी क्या है? सत्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। प्रवाल भित्तियों के बारे में, क्या? प्रवाल भित्तियों के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। प्रवाल बड़े समुद्री जीवों के कंकाल हैं, या प्रवाल भित्तियां समुद्र तट को कटाव से रोकने में? बिल्कुल सत्य है। ये हमारा ए गलत हो गया, बी सत्य है। प्रवाल भित्तियां क्या है? वो समुद्र को कटाव से रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। जो प्रवाल है वो अल्प समय तक जीवित रहने वाले सूक्ष्म जीवों के कंकाल है, जो समूह में रहते हैं, और इन सूक्ष्म जीवों का विकास छिछले समुद्र तथा गर्म जल में होता है। ये जो पालिप के मरने पर उनके बीच हुए कंकाल, यानी कि बचे हुए कंकाल से प्रवाल द्वीप का निर्माण होता है। तो यानी कि बी हमारा सत्य है। जब जीवित पालिप मरते हैं तब उनके कंकाल बच जाते हैं, इन कंकालों के इकट्ठे होने प्रवाल द्वीप बनते हैं। बिल्कुल सत्य है। ऑप्शन नंबर हमारा सी, बी और सी हमारा सत्य हो गया। तो किसमें है बी और सी, किसमें है? तो ऑप्शन नंबर 2 हम लोग लॉक कर देंगे। बी और सी हमारा क्या है? सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक प्रारंभिक स्तर की शिक्षिका अपनी कक्षा में रेगिस्तान में जीवन की थीम पढ़ाना चाहती हैं। निम्न में से किन विशेषताओं को कक्षा की चर्चा में स्थान मिलना चाहिए? अत्यधिक तापमान, या निम्न वर्षा, या बहुत कम वनस्पति शुष्क प्रदेश? बिल्कुल सत्य। चारों के चारों ऑप्शन हमारा सत्य हो जाएंगे, ए बी सी और डी। क्योंकि देखिए वहाँ पे कम वर्षा होती है, यानी कि निम्न वर्षा। अधिक तापमान, ज्यादा गर्मी होती है, अधिक तापमान भी है। वहाँ पे वनस्पति भी कम मिलती है। शुष्क प्रदेश उसे कहते हैं जहाँ वनस्पति कम हो, जहाँ वर्षा कम होती है, उसी को शुष्क प्रदेश कहते हैं। तो ए बी सी डी हमारा सभी के सभी सत्य हो गए। ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए, भूगोल की एक शिक्षिका अपनी प्रारंभिक स्तर की कक्षा में यांत्रिक शैलों से बने स्मारकों के बारे में चर्चा करना चाहती हैं। निम्न में से किन उदाहरणों को उसे पहले प्रयोग में लाना होगा? ताजमहल या लाल किला? तो सिर्फ और सिर्फ ताजमहल, यानी केवल ऑप्शन ए पहला हमारा सत्य हो जाएगा। जो ताजमहल का निर्माण मकराना मार्बल से हुआ है, जो मूल रूप से चूना पत्थर के कायांतरण से बना है। तो ऑप्शन नंबर पहला हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कॉलम फर्स्ट में दिए गए मौसम माप को कॉलम सेकंड में दी गई मौसमी घटना से मिलान कीजिए। तो थर्मामीटर, वायुदाबी माप, व दिग्दर्शी वर्षा मापी। तो थर्मामीटर होती क्या है दोस्तों? थर्मामीटर का प्रयोग तापमान मापने के हेतु किया जाता है। यह सामान्यतः दो प्रकार के होते हैं, जैसे कि मरकरी थर्मामीटर, डिजिटल थर्मामीटर। तो थर्मामीटर का प्रयोग किसमें तापमान मापने के लिए होता है? तो वायु का तापमान, एक का तीसरा हो जाएगा। वायुदाब मापी, देखिए वायुदाब मापी जिसे बैरोमीटर कहते हैं, यह यंत्र का प्रयोग वायुमंडल का वायु दाब मापने हेतु किया जाता है। किसका? वायु दाब मापने के लिए
किया जाता है, तो बी का चौथा हो जाएगा वायु दाब मापने के लिए किया जाता है। वात दिग्दर्शी जिसे विडम्बन यानी कि वात दिग्दर्शी यंत्र का प्रयोग पवन की दिशा मापने के हेतु किया जाता है, तो वात सी का पहला हो जाएगा। इसमें सी का हमारा पहला, तो वर्षा मापी वर्षा का मात्रा, तो यानी कि हमारा ए का तीसरा, बी का चौथा, सी का पहला, डी का दूसरा। तो ऑप्शन नंबर देख लेते हैं किसमें है। ए का किसमें दिया था, ए का तीसरा, बी का चौथा, तो ऑप्शन नंबर 3 हम लोग लॉक कर देंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। समताप मंडल के बारे में निम्न में से कौन सा या से कथन सही है। देखिए यह परत बादलों एवं मौसम संबंधी घटनाओं से लगभग मुक्त होती है। बिल्कुल सत्य दोस्तों, जो समताप मंडल है यह क्या है, ये परत बादलों या मौसम संबंधी घटनाओं से मुक्त होती हैं। समताप मंडल को ओजोन मंडल भी कहते हैं। इसमें इसमें ओजोन परत की पाई जाती है, बिल्कुल, यानी कि ये हमारा सत्य हो गया। और बी क्या कह रहा है, इसमें ओजोन की परत पाई जाती है, तो यानी कि बी भी हमारा सत्य हो गया। उल्का पिंड इस परत में जल जाते हैं, नहीं, उल्का पिंड इसमें नहीं जलते हैं। देखिए समताप मंडल को ओजोन मंडल भी कहते हैं, इसमें ओजोन की उपस्थिति पाई जाती है। यह क्षोभ मंडल के ऊपर की परत होती है। समताप में बादल मौसम संबंधी घटनाएं ये सब होती हैं, क्योंकि ये घटनाएं क्षोभ मंडल में होती हैं। तो ये भी हमारा सत्य हो गया। उल्का पिंड मध्य मंडल में आते हैं दोस्तों, उसमें इसमें समताप मंडल में नहीं आते हैं, यानी कि सी हमारा गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा से इस दावे के उदाहरण है कि विश्व में पाए जाने वाले सांस्कृतिक अंतर मानव के अपने पर्यावरण के साथ की गई अंतरक्रिया का ही परिणाम है। तो देख लेते हैं क्या है दोस्तों। अमेजन बेसिन में लोग तीव्र ढलान वाली छतों के मकान में रहते हैं, बिल्कुल सत्य है। ऑप्शन ए हमारा कथन सत्य हो गया। अमेजन बेसिन भूमध्य रेखा के आसपास, क्या ये जो है ये भूमध्य रेखा के आसपास फैला है। पूरे वर्ष यहाँ गर्म व नम जलवायु पाई जाती है दोस्तों। अमेजन बेसिन में लोग कर्तन व दहन कृषि पद्धति का प्रयोग करते हैं। क्या अमेजन बेसिन में लोग कर्तन दहन पद्धति का प्रयोग करते हैं, बिल्कुल सत्य है। इस पद्धति में जंगलों को काट कर जलाया जाता है, जिसमें भूमि अधिक उर्वरक, काटो जलाओ करते हैं सब, इसी को कर्तन दहन कहते हैं, यानी कि बी भी सत्य हो जाएगा। बिहार तथा असम के लोग सिल्क से हस्तशिल्प बनाते हैं, बिल्कुल ये भी सत्य है। जो असम और बिहार भी होता है दोस्तों, यानी कि बिहार असम में लोग टोकरी तथा चटाई बनाने एवं सिल्क से हस्तशिल्प बनाने में निपुण होते हैं, यानी कि ए बी सी हमारा चारों के चारों तीनों के तीनों सत्य हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन एक क्या कह रहा है, एक सुखद मनोरम भूदृश्य एक संसाधन नहीं है। देखिए जो एक सुखद भूदृश्य एक संसाधन नहीं है, नहीं एक सुखद मनोरम भूदृश्य एक संसाधन है, कथन ये गलत हो गया। यहाँ पे नहीं की बात कर दिया। भूदृश्य वास्तुकला मानव के लिए उपयोगी होने के साथ साथ मानव के संदर्भ पक्ष के पोषण के लिए भी उपयुक्त संसाधन होता है, तो ये गलत हो गया। यहाँ पे नहीं कहा है। एक संसाधन को हमेशा आर्थिक मूल्य वाला होना अनिवार्य नहीं, अनिवार्य होना कोई जरूरी नहीं है दोस्तों, यहाँ पे आवश्यक नहीं है। तो ये भी आर क्या होगा, कथन गलत हो जाएगा। ए और आर दोनों के दोनों क्या है, गलत हो गए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। सतत पोषणीय विकास के बारे में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। ये कथन ए क्या कह रहा है दोस्तों। सतत पोषणीय विकास का तात्पर्य संसाधनों का अधिकतम दोहन करना है, क्या अधिकतम दोहन करना है, ये हमारा गलत हो जाएगा। सतत पोषणीय विकास के अभाव में अनवीकरणीय संसाधन निश्चित रूप से समाप्त हो सकते हैं, तो क्या है, बिल्कुल सत्य है। आप देखिए सतत पोषणीय आर्थिक विकास का अर्थ है कि पर्यावरण को हानि पहुंचाए बिना वर्तमान विकास की जो प्रक्रिया की जाती है, जिस प्रकार से की जाती है दोस्तों, ताकि आने वाले पीढ़ियों के किसी प्रकार से अवहेलना ना हो सके। और इस प्रक्रिया में किसमें, सतत पोषणीय में दोस्तों, इसमें सतत पोषणीय प्रक्रिया में संसाधनों जैसे कि होता है विकास का अभाव होता है, तो अनवीकरणीय संसाधन निश्चित रूप से शीघ्र समाप्त हो सकते हैं। तो कथन बी हमारा सत्य हो जाएगा और ए हमारा गलत है। तो ए गलत है किंतु बी सही है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। देखिए कथन ए, मिश्रित कृषि में भूमि का उपयोग भोजन एवं चारों के फसल उगाने और पशुपालन हेतु किया जाता है। बिल्कुल सत्य। जो मिश्रित कृषि है दोस्तों, उसमें क्या करते हैं, वो भूमि का उपयोग भोजन एवं चारे की फसल उगाने के लिए करते हैं, ये सत्य है। बी, स्थानांतरित कृषि मुख्यतः अर्ध शुष्क और शुष्क प्रदेशों में प्रचलित है। स्थानांतरित कृषि उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में प्रचलित है, न कि अर्ध शुष्क में दोस्तों। तो कथन बी गलत हो जाएगा, केवल ए और केवल ए हमारा सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, लद्दाख में किस धर्म के लोग तिब्बत का मौखिक संग्रह ग्रंथ केसर सागा को गाते हैं और उस पर नाटक खेलते हैं? केवल बौद्ध या मुसलमान और बौद्ध, हिंदू और बौद्ध, या केवल हिंदू? तो ऑप्शन नंबर 2 लॉक कर देंगे, मुसलमान और बौद्ध। केसर सागा तिब्बत का राष्ट्रीय महाकाव्य है, जिसे यहाँ मुसलमान और बौद्धों दोनों द्वारा गाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से क्या विविधता का एक उदाहरण नहीं माना जा सकता है? बहुभाषिक क्या है, विविधता का एक उदाहरण है। धार्मिक बहुलवाद भी है, बहुसांस्कृतिकवाद विविधता है, जाति व्यवस्था, ये सब क्या है, ये विविधता के अंतर्गत नहीं आता है, क्योंकि विविधता से तात्पर्य विभिन्न प्रकार के बहुल एकल संस्कृति धार्मिक प्रतीकों से होता है, ना कि किसी की भेदभाव जाति व्यवस्था से। तो ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा, क्योंकि गलत का गलत पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत में आम चुनावों में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम का प्रयोग सर्वप्रथम कब हुआ था? वर्ष 2004 में, या 2014 में, या वर्ष 2009 में, तो वर्ष 1999 में। तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम का सर्वप्रथम प्रयोग वर्ष 1999 में हुआ था दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इस मशीन के प्रयोग से मतदान के पुराने बैलेट पेपर के प्रयोग के स्थान पर इलेक्ट्रॉनिक मशीन का प्रयोग प्रारंभ हुआ, लेकिन इस मशीन के प्रयोग शुरू होने पर विवाद प्रारंभ हो गया, तो फिर उसके बाद रोक दिया गया, फिर स्टार्ट किया गया। तो पहली बार प्रयोग 1999 में किया गया था। तो राइट आंसर 4 हो जाएगा। आई होप दोस्तों आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट कर दीजिए, जिससे हमें मोटिवेट मिलता रहे। और हाँ दोस्तों, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आप लोग के पास सही समय नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है दोस्तों, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।